ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इन हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे और इसके ऊपर हम कैसे जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स आते हैं इन वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयाज में उनको हमने कैसे कंजर्व करके रखना है, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। हॉटस्पॉट्स मींस इनमें कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ ऐसे स्पीसीज रहती हैं वो जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, ठीक है। बट ऑल्सो कंजर्व द स्मॉल वर्टिब्रेट, यहाँ पे एनिमल प्लांट्स को ही नहीं कंजर्वेशन देखा जा रही है, उनकी कंजर्वेटिव मेजर्स देखे जा रहे हैं, बल्कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट जितने भी इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी हमने कैसे कंजर्व करना है, वो भी इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आते हैं। Okay, now next is legal monitoring of forests and wildlife. Legal monitoring of forest and wildlife. Students, इन वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, चाहे प्लांट्स और एनिमल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो थ्रेटेंड, जो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, जो एंडेंजर्ड है, जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, कुछ ऐसे लॉज बनाए गए, लीगल लॉज बनाए गए ताकि उन फ्लोरा एंड फोना को हम स्ट्रिक्टली कंजर्व कर सकें। तो उसकी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बनाए, लीगल लॉज बनाए, कुछ ऐसे एक्ट्स बनाए ताकि वो फॉलो करें, हर स्टेट उसको फॉलो करे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे एक्ट्स बनाए ताकि उसको हर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करे और इस तरह से हम उन स्पीसीज को, हम उन हॉटस्पॉट्स को बचा सकें, ठीक है। तो अभी हम वन बाय वन बात करेंगे। Several measures have been taken to the conserve our forests, which would ultimately help to mitigate the environmental catastrophe we are heading towards. Such conservation measures include the implementations of the several environmental laws, particularly those concerning the forests and wildlife. So, जो फर्स्ट एक्ट था, बनाया गया था, that is the Indian Forest Act of 1878 and Indian Forest Act 1927. This is the Indian Forest Act, जो पहला Indian Forest Act बनाया गया था, भारतीय वन संपदा एक्ट जो था 1878 and Indian Forest Act 1927। इसमें क्या बोलता है? ये बोलता है were initial conservative measure taken in the pre-independence India that sought to conserve the forest and wildlife and thus prevent the indiscriminate use of the forest resources. Forest officers were appointed who enforced the laws. तो students, ये जो एक्ट था 1878 and 1927, ये सबसे पहला कंजर्वेशन मेजर एक्ट था जो स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र होने से पहले लागू किया गया था। और इसमें क्या था? इसमें ये मांगा था कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हमने कैसे कंजर्व करना है और उसको फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो अंधाधुंध यूज हो रहा है ना, अंधाधुंध यूज हो रहा है, उन रिसोर्सेज को हमने कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, कैसे कंजर्व करके रखना है, उसके लिए बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी इस लॉ को, इस कानून को लागू करने के लिए अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया नेक्स्ट आता है हमारा। इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हमारा भारत आजाद हो गया था तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना। तो इसमें क्या किया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया। इट एनविसेज द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट इंक्लूड्स द मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। इट सीक्स द curb of poaching and smuggling and illegal trade in the wildlife. The punishment of the offence thus committed has been made for stringent. Wildlife Protection Act 1972 was a turning point for the creation and protection of the several areas. भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1972 में जो एक्ट बना उसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या हुआ? जैसे ही ये कानून बना, इस एक्ट की वजह से क्या हुआ? बहुत बड़ा चेंज आया, मीन्स एक टर्निंग पॉइंट आया। किसमें? टर्निंग पॉइंट किसमें आया?
दैट इज द क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेवरल एरियाज, कि बहुत सारे ऐसे एरियाज की फिर से क्रिएशंस हो पाए, फिर से उनकी प्रोटेक्शंस इतने अच्छे ढंग से हो पाए, और जो भी इलीगली रूप से स्मगलिंग होती थी वाइल्ड लाइफ की, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, वो बंद हो गई। जो हंटिंग होती थी, ठीक है, उसमें अंकुश लगा दिया गया। एंड बहुत सारे इलीगल ट्रेड, जो वाइल्ड लाइफ इलीगल ट्रेड होता था एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी कंट्रीज में हम बहुत सारे जंगली जीवों को बेचते थे, स्मगल करते थे, वो इस एक्ट ऑन के बाद पूर्ण रूप से अंकुश लग गया। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। 1980 में एक और एक्ट आया जिसका नाम था फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट का, वनों का संरक्षण। इसमें ये पूरी होल इंडिया में एक्सटेंड हुआ था, सिर्फ जम्मू और कश्मीर की स्टेट को छोड़कर। ये पूरी इंडिया में लागू किया गया एक्ट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे इस एक्ट के, कि इसमें हमने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को हमने प्रिवेंट करना था, ठीक है। जो हमारा एनवायरमेंट बर्बाद हो रहा था, जो हमारा फॉरेस्ट इम्बैलेंस हो रहा था, जो हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, असंतुलन बन रहा था, उसको हमने इस एक्ट के दौरान बिल्कुल फिर से अपनी पहले वाले सिचुएशंस में लेके आना था। इसमें डिफॉरेस्टेशन और पोचिंग पे कर्ब किया गया था, अंकुश लगाया गया था। इट फर्दर स्टेट्स, जब ये एक्ट लागू हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट, in further state, the no state government except with the approval of central government can reverse the status of reverse forest and use of the forest land any other purposes। जैसे ही ये एक्ट 1980 बना तो इसमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, केंद्रीय सरकार, उसने एक ऐसा कानून लागू किया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी फॉरेस्ट या फॉरेस्ट लैंड का यूज नहीं कर पाएगी। जब तक उसे अनुमति नहीं मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब तक वो किसी भी फॉरेस्ट की रिसोर्सेज या फॉरेस्ट लैंड का बिना मतलब से यूज नहीं कर पाएगी। और ये एक्ट जो था सर्व एज ए लीगल टूल, एक कानूनी औजार के रूप में यूज किया गया फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। फॉरेस्ट लैंड का जो इनडिस्क्रिमिनेट मैनर से यूज हो रहा था उसको बचाने के लिए ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बनाया गया, जिसमें सेंटर ऑफ गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी फॉरेस्ट के रिसोर्सेज और फॉरेस्ट लैंड का यूज नहीं कर सकती थी। नाउ द नेक्स्ट इज एक और एक्ट आया 1819 के बाद, दैट इज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। 2006 में ये एक्ट लागू हुआ। इसमें क्या हुआ, जो जंगल में आदिवासी रहते हैं या जो जिनकी जंगल संपदा जो थी, रहने वाले थे जंगलों में, जो रहने वाले थे, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो जंगलों में रहते थे, उनको ये अधिकार दिया गया कि उनका भी, अगर वो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं तो उनका भी उन जंगलों में अधिकार है, ठीक है। वो उनको राइट्स दिए गए 2006 एक्ट में। पहले तो बिल्कुल भी नहीं था कि फॉरेस्ट को बिना सरकार की अनुमति के कोई टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि फॉरेस्ट और उसकी स्पीसीज को कंजर्व करके रखना था। सॉरी, बट बाद में 2006 में ये एक्ट आया जिसमें ये बताया गया कि जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, मींस जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी हैं, उनको भी राइट्स दिए जाए, जहां वो रहते हैं उसके लिए भी कुछ ऐसे राइट्स बनाए जाएं ताकि वो भी वनों में थोड़ा उनका भी अधिकार हो। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड एरियाज। अभी हम प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटेक्टेड एरियाज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड देयर वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्टेड एरियाज वो एरियाज होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे फॉरेस्ट और उसमें रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है उनको संरक्षण दिया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है। एंड दीज एरियाज इंक्लूड द बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो इन प्रोटेक्टेड एरियाज में कौन कौन से आती हैं? आपके नेशनल पार्क्स आती हैं, आपकी बर्ड सेंचुरीज आती हैं, आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स आती हैं। ये ऐसे एरियाज हैं
जहाँ पे जो स्पीसीज एंडेंजर्ड है या थ्रेटेंड स्पीसीज है उनको रखा जाता है ताकि उनको हम कंजर्व कर सकें, फॉरेस्ट को भी एंड वाइल्ड लाइफ को भी। एंड इवन टूरिज्म स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन सम ऑफ द जोन्स। अच्छा, ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज में बहुत सारी हमने वर्ल्ड सेंचुरीज बनाई, नेशनल पार्क्स बनाए एंड आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए, बट इन एरिया में टूरिज्म की जो एंट्री थी, लोगों की ह्यूमन एक्टिविटीज थी, वो बिल्कुल ही बैन थी। तो हम वन बाय वन उनके बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? सबसे पहले टू हेल्प द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड कंजर्व देयर फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, दैट इज द MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, लॉन्च किया गया यूनेस्को द्वारा 1971 में। पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में जितने भी फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है, उनके संरक्षण के लिए एक प्रोग्राम 1971 में बना और उस प्रोग्राम का नाम था MAB, दैट इज द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य था वो था कि हम बायोडाइवर्सिटी को, कल्चरल बायोडाइवर्सिटी को मिलकर कंजर्व करेंगे और उनसे होने वाले सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस बायोस्फीयर 1971 का की ऑब्जेक्टिव था कि ये जो था MAB, इसका ये मेन प्रोग्राम था कि हम तो कल्चरल और हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है और कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसको हम प्रिजर्व करके तो रखेंगे, उसको तो कंजर्व करेंगे भी, बट उनके साथ साथ हम इससे होने वाले इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाएंगे। एंड एज अ पार्ट ऑफ MAB प्रोग्राम, बायोस्फीयर रिजर्व्स वर earmarked and established by the various countries also share the information, experience and personal for the conservation of the forest and wildlife। तो इसमें क्या हुआ, इस प्रोग्राम में क्या हुआ, इस प्रोग्राम के तहत जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स थे, ठीक है, वेरियस कंट्रीज के, उन कंट्रीज ने अपनी इंफॉर्मेशन, अपने एक्सपीरियंस, उनके काम करने का क्या तरीका है ताकि हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को संरक्षित कर सके, अपने वो व्यूज जो थे वो उन्होंने क्या किए, शेयर किए। नाउ नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? ये एक ऐसा एरिया है जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कवर करता है। आपको पता है आपका इकोसिस्टम इतना सा भी हो सकता है और इतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगर बरसात में एक छोटा सा खड्डा बन जाता है और उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके रहते हैं या कोई और स्पीसीज आके रहती है तो उसको भी हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है? ये एक ऐसा एरिया है स्टूडेंट जहाँ पे एक्वेटिक सिस्टम और टेरेस्ट्रियल सिस्टम दोनों होता है, with sustainable practices are implemented at the same time promoting the conservation of biodiversity and culture. Biosphere reserves serve as a laboratories where the successful management and the integration of the resources such as the land, water and biodiversity tested and demonstrated. So biosphere reserve एक ऐसा जगह है जो एक लेबोरेटरी की तरह भी काम करता है और इस लैब में हम वाइल्ड लाइफ के, प्लांट्स के डिफरेंट फॉर्म्स को एकत्रित भी करते हैं, उनको टेस्ट भी करते हैं और उनको डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं, उनको साबित भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।